हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस देखने वाले हैं जो हमारे सी या सी प्लस प्लस में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि सी के या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आप अपना नेम एंटर कराओ, एड्रेस एंटर कराओ, तो आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे? नेम, एड्रेस, ये सब अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर करते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने के लिए हमें क्या लेना होगा? कैरेक्टर डेटा टाइप। लेकिन जैसा कि हम कैरेक्टर डेटा टाइप की प्रॉपर्टी जानते हैं कि यह सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, लेकिन किसी का नाम या एड्रेस क्या एक कैरेक्टर का होता है? नहीं। तो हमारे पास सी या सी प्लस प्लस में कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है जिसमें हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर कर सकें। अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ही डेटा टाइप है, दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप, जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। और इस तरह की कई वैल्यूज होती हैं, जैसे नेम है, एड्रेस है, हॉबी है, क्वालिफिकेशन है। इस तरह की वैल्यूज हमें प्रोग्राम में एंटर करानी पड़ सकती है, लेकिन उसको हम कैर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लिमिटेशन है कि हम एक ही कैरेक्टर वहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसलिए अब स्ट्रिंग की जरूरत होती है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है वो हम देखेंगे, या सिंपली इसको समझें तो यह कैरेक्टर एरे होता है। जैसा कि हमने इंटीजर, फ्लोट या डबल टाइप का एरे पढ़ा था, उसी तरीके से ये कैरेक्टर एरे होता है। लेकिन अगर ये एरे है तो हम इसको फिर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक स्पेशल चीज है, दैट इज नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या होता है? बैकस्लैश जीरो, जो नॉर्मल किसी भी न्यूमेरिक एरे में नहीं होता है। इसलिए इसको हम स्ट्रिंग को अलग से पढ़ते हैं, कैरेक्टर एरे को अलग से पढ़ते हैं। एरे की प्रॉपर्टी क्या थी कि वह सेम डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करता था, उसमें हम साइज दे सकते थे और वहाँ कई एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो सकते थे। इसी तरीके से स्ट्रिंग में क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम? कैर, जैसे कि एरे का डेटा टाइप देते थे, तो ये क्योंकि कैरेक्टर एरे है, ये क्या लिखते हैं? कैर। और स्ट्रिंग नेम, जो भी आपको स्ट्रिंग का नेम देना है, जैसे वेरिएबल का नेम देते थे उसी तरीके से स्ट्रिंग का ही नेम होगा। और साथ ही साथ साइज, आपको कितने कैरेक्टर स्टोर कराना है वह साइज देते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ, तो हम यहाँ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं, कैर str, साइज है 5, यानी इसमें 5 कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अनसाइज्ड एरे जैसे हम डिक्लेयर करते थे, तो यहाँ भी मैंने साइज नहीं दी है, लेकिन हाँ, अगर अनसाइज्ड स्ट्रिंग हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ हमें वैल्यूज पास करनी होगी कि उस स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू स्टोर करेगी। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो बात की थी हमने, बैकस्लैश जीरो। तो किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में यह कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर ऐड कर देता है। जैसे ही हम स्ट्रिंग पास करते हैं, लास्ट में ये बैकस्लैश जीरो स्टोर कर लेता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये बैकस्लैश जीरो आखिर स्टोर क्यों करता है, नल कैरेक्टर स्टोर क्यों करता है। स्ट्रिंग की साइज हम कुछ भी दे सकते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया नेम 10, ठीक है, स्ट्रिंग का नेम है नेम और साइज है उसकी 10। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी का नाम 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है किसी का नेम 3 कैरेक्टर का हो, किसी का 5 हो, किसी का 6 हो, किसी का 7 हो, व्हाटएवर इट इज। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर्स एंटर किए ही जाएं। तो वैसे केस में कंपाइलर क्या करता है? लास्ट कैरेक्टर के बाद नल कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ऐड कर देता है, जिससे उसे क्या पता चलता है कि स्ट्रिंग यहाँ खत्म हो रहा है या ये लास्ट कैरेक्टर है, हम स्ट्रिंग के अंत में पहुंच गए। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए नल कैरेक्टर का यूज करता है ये। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें, तो हमने यहाँ स्टोर किया है सी स्ट्रिंग, ठीक है, सी स्पेस स्ट्रिंग।
तो इंटरनली ये कैसे मेमोरी में स्टोर होगा, एरे के या स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पोजीशन पे सी स्टोर होगा, 1 पे क्या होगा ब्लैंक, 2 पे क्या होगा एस। तो इस स्ट्रिंग में देख सकते हैं कि वैल्यू 0 से स्टोर हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन स्ट्रिंग की साइज यहाँ डिक्लेयर नहीं है। अगर स्ट्रिंग की साइज 10 होती तो ये क्या होता, लास्ट वाला 9th ब्लॉक हमारा या 10th ब्लॉक, 9th इंडेक्स पोजीशन पर हमें 10th ब्लॉक मिलेगा, तो 9 इंडेक्स पोजीशन वाली वैल्यू खाली रह जाती। भले ही स्ट्रिंग की साइज कुछ भी हो, ये ऑटोमेटिकली लास्ट स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर के बाद \0 स्टोर कर लेता है, जिससे ये रीड करते समय ये आइडेंटिफाई करता है कि जहां \0 मिला मतलब ये हमारे स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है स्ट्रिंग डिक्लेयर करते समय कि हमें मैक्सिमम जितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं उससे हम एक ज्यादा साइज रखें, क्योंकि एक एलिमेंट किसके लिए फ्री रखना है हमें, \0 के लिए या नल कैरेक्टर के लिए। तो ये हमारा नल कैरेक्टर होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसी भी न्यूमेरिक एरे में नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। कई मेथड होते हैं स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन के। जैसे पहला है, हमने यहाँ अनसाइज्ड स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है जिसके अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं ABCD। स्ट्रिंग को डबल कोट्स में पास करते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल को हमने पढ़ा था कि उसकी वैल्यू हम सिंगल कोट्स में पास करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में पास की जाती है। इसी तरीके से अगर हमने साइज दिया है तब भी हम इस तरीके से स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक एक कैरेक्टर करके भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे सेम स्ट्रिंग है हमारा ABCD, लेकिन सिंगल सिंगल कैरेक्टर को भी हम सिंगल कोट्स में पास करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर हम सिंगल कैरेक्टर पास करते हैं तो लास्ट में \0 भी हमें खुद से पास करना होगा। कंपाइलर ये ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करेगा और प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से अगर चाहें तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं और किसी भी समय स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को इस तरीके से हम वैल्यू दे सकते हैं। किस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू जाएगी ये हमें बताना होगा और \0 भी ऐड करना होगा। तो यह स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम देखें एरे ऑफ स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या है? जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको नेम एंटर कराना है तो आप एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे और उसमें नेम एंटर करा लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 स्टूडेंट्स का नेम एंटर कराना है तो क्या होगा, एक से ज्यादा स्ट्रिंग एंटर करवाना है एक ही स्ट्रिंग नेम में, तो वहां हम एरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रिंग अगर इमेजिन करें तो ये कैसा होगा, डबल डायमेंशनल एरे की तरह ना। डबल डायमेंशनल एरे में हमने देखा था रो और कॉलम होता था, इसी तरीके से यहाँ भी एरे ऑफ स्ट्रिंग में रो एंड कॉलम होगा। तो यहाँ जैसे मैंने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, साइज ली है 3 and 5, तो ये क्या क्रिएट करेगा, 3 रो एंड 5 कॉलम, और हर रो में एक स्ट्रिंग को हम एंटर करा सकते हैं। जैसे इसको मैंने इनिशियलाइज किया है इस तरीके से, 3 स्ट्रिंग हमें पास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 रो है, और ये फर्स्ट रो में क्या स्टोर करेगा 0, सेकेंड रो में 1 और थर्ड रो में 2, और साथ ही 0 के साथ यहाँ ये \0 भी स्टोर कर देगा, यानी नल कैरेक्टर को भी स्टोर कर लेगा। यानी एरे ऑफ स्ट्रिंग में हर रो में एक स्ट्रिंग स्टोर किया जा सकता है और उस स्ट्रिंग के लास्ट में \0 स्टोर होगा। कॉलम यह इंडिकेट करता है कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स एंटर किए जा सकते हैं या स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उस पे बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, फिर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस देखेंगे। तो अब हम प्रोग्राम में देखते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करेंगे। यूजर से अगर स्ट्रिंग को इनपुट कराना है तो कैसे करेंगे,
क्योंकि एरे में हमने पढ़ा था कि अगर एरे को हम इनपुट कराते हैं तो वहां हम लूप लगा देते थे, एक एक इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू एंटर होती थी। लेकिन स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर किया है str10, साइज 10 है और इसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, कोई भी लूप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसमें नल कैरेक्टर जोड़ देता है। जैसे ही हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे उसके लास्ट में ये नल कैरेक्टर स्टोर कर देगा। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स मैंने एंटर किए हैं। साइज तो 10 है लेकिन मैं चाहूँ 2 कैरेक्टर भी डाल सकती हूँ, 1 भी डाल सकती हूँ, 5 भी डाल सकती हूँ। तो कितने कैरेक्टर हमने स्ट्रिंग में एंटर किए हैं ये हमें काउंट करना है, यानी एक तरह से उसकी लेंथ काउंट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पोजीशन से हमें कहाँ तक चेक करना होगा, जब तक हमें \0 नहीं मिल जाए। \0 का मतलब क्या था कि हम स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच चुके हैं। इसलिए यहाँ क्या किया है, एक लूप लगाया है i = 0, लेकिन ये लूप कब तक चलेगा क्योंकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ नहीं मालूम है। तो हम क्या कर रहे हैं, str यानी स्ट्रिंग के उस इंडेक्स पोजीशन पर हम चेक कर रहे हैं कि \0 तो नहीं है। अगर नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू \0, तो ये लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू चेंज होगी 0 से 1 और वापस 1 पर चेक करेगा। अगर \0 नहीं है तो ये लूप फिर आगे बढ़ेगा। कंडीशन कब टर्मिनेट होगी, जब str पर \0 मिलेगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे str एंड \0, तो ये लूप टर्मिनेट करेगा। एक चीज और ध्यान रखें, इस लूप में हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, स्ट्रिंग के अगले कैरेक्टर को मैच करते जाना है \0 से। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ सेमीकोलन या सेंटेंस टर्मिनेटर का यूज किया है, क्योंकि मुझे इस लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि ये लूप बस एग्जीक्यूट हो जाए और इसकी लेंथ निकल आए, इसलिए यहाँ सेमीकोलन लगाया है। नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम फॉर लूप या कोई भी लूप तो लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं या सेंटेंस टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं। तो जब ये लूप पूरा चल जाएगा, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक \0 नहीं मिले। तो i में क्या स्टोर हो जाएगी, उसकी लेंथ, यानी जितने बार ये लूप चला i की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतने ही कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग में हैं। तो इसको हम रन करके देखें, कंपाइल करें और रन करें। एंटर अ स्ट्रिंग, सपोज मैं अपना नाम डालती हूँ, कितने कैरेक्टर है मेरे नेम में, 6। ठीक है, तो ये काउंट कर पा रहा है कि लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की। अब एक और प्रोग्राम में देखती हूँ जिसमें चेक करना है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। आपने नंबर को चेक किया था पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर उसको हम लेफ्ट से रीड करें या राइट साइड से रीड करें, दोनों वैल्यू इक्वल आए, यानी कोई ऐसा वर्ड जिसको लेफ्ट से पढ़ा जाए और राइट से पढ़ा जाए तो दोनों वैल्यू इक्वल आए। तो यहाँ हम स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग को रीड किया है str। ठीक है, अब एक और चीज है, यहाँ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस की भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे लास्ट प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी, तो मैंने कोड लिखा था फॉर i = 0 str नॉट इक्वल टू \0 एंड i++। इतना मुझे खुद का लॉजिक लगा के लिखना पड़ा था। लेकिन C या C++ में हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल है या हेडर फाइल है string.h नाम की। इस हेडर फाइल में बहुत सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है, स्ट्रिंग को हैंडल करने के फंक्शंस है। जैसे math.h में पढ़ा था, पावर फंक्शन था, sqrt फंक्शन था, इसी तरीके से string.h में कुछ फंक्शंस है। जैसे इसका एक फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है strlen। strlen फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है और वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ मैंने एक len वेरिएबल लिया है लेंथ निकालने के लिए, और हम क्या लिख रहे हैं, len = strlen
फंक्शन में हम उस स्ट्रिंग को पास करते हैं जिस स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है। तो ये कोई नंबर रिटर्न करेगा, जैसे मैंने अपना नाम डाला था, ये रिटर्न करा था 6, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यानी लेंथ इस तरीके से निकाली जा सकती है सिंपली उस फंक्शन का यूज करके। strlen फंक्शन लगाया, उसमें स्ट्रिंग पास किया, वह फंक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो लेन के अंदर हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमें स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स पोजीशन को लास्ट इंडेक्स से कंपेयर करना होगा, ठीक है। और लेंथ हमें क्या मिलेगी, सपोज मेरे नाम में जैसे मिला थे लेंथ 6, लेकिन लास्ट इंडेक्स पोजीशन मेरा क्या होगा 5। 6 कैरेक्टर तो जरूर है, लेकिन इंडेक्स पोजीशन क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो मेरे नेम का लास्ट कैरेक्टर किस पे मिलेगा 5 पे। तो इसलिए यहाँ क्या किया है मैंने, i इक्वल टू 0 यानी 0 इंडेक्स पोजीशन को लास्ट इंडेक्स पोजीशन से कंपेयर करना है। तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन कैसे मिलेगा, लेन माइनस 1, लेन 6 है तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 5, तो j इक्वल टू 5, ठीक है। और i इज लेस देन इक्वल टू लेन डिवाइड बाई 2, यानी हमें कंपैरिजन स्ट्रिंग का कहां तक करना है, मिड पोजीशन तक, उसके मिडिल तक कंपेयर करना है। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसके हाफ तक ही हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं। और i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू 0 से बढ़ना चालू होगी, जबकि j कहाँ पॉइंट कर रहा है लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर, तो j की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी एक एक करके और i की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी। और यह कब तक चलेगा, लेन डिवाइड बाई 2 यानी स्ट्रिंग के मिडिल पोजीशन तक। ये लूप हम कंटिन्यू कर रहे हैं शुरू से लास्ट तक स्ट्रिंग के मिडिल पोजीशन तक। अब इस लूप में देखें हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ str ऑफ i नॉट इक्वल टू str ऑफ j, यानी स्ट्रिंग के सपोज फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो 0 और लास्ट पोजीशन पर अगर वैल्यू नॉट इक्वल मिली तो ये क्या करेगा, प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, और स्टेटमेंट प्रिंट करके वहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से 0 पे चेक करेगा, फिर 1 से सेकंड लास्ट को चेक करेगा, फिर 2 से थर्ड लास्ट को चेक करेगा। इस तरीके से ये चलता जाएगा। और लूप में कहीं भी अगर ऐसी कंडीशन होती है कि एक बार भी दोनों साइड के कैरेक्टर मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये मैसेज प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर लूप पूरा चल गया तो क्या इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम। तो चलिए इस प्रोग्राम को चेक करके देख लेते हैं कि हमारा लॉजिक सही है या नहीं, ठीक है। पहले मैं अपना नाम डालती हूँ, ठीक है। ये आ रहा है स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि इसमें अगर देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर s है और लास्ट कैरेक्टर i है, दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम पर ही लूप टर्मिनेट कर जा रहा है। अब मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग डालूं जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, जैसे MADAM, ठीक है। अब इसको हम राइट साइड से पढ़ें तो ये क्या होगा, स्पेलिंग इसकी MADAM, और लेफ्ट टू राइट भी पढ़ें तो MADAM, यानी ये क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो इस तरीके से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है इन प्रोग्राम्स को। खुद से आप लिखने की कोशिश करें, एक बार प्रोग्राम की लॉजिक समझ लें और खुद से स्टेटमेंट लिख के ट्राई करें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा। अब एक और प्रोग्राम मैंने बनाया है, ये है कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग। कॉन्केटनेट का मतलब क्या होता है, मर्ज करना, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ दो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, str1 एंड str2। str1 में मैं चाह रही हूँ कि str2 की वैल्यू कंकेडनेट हो जाए, यानी str1 में ही str2 के कंटेंट्स भी उसके आगे ऐड हो। इसके लिए पहले मैं str1 की लेंथ निकाल लेती हूँ, लेन फंक्शन का strlen फंक्शन का यूज करके लेन में मैंने str1 की लेंथ निकाल ली। अब str1 में हमें क्या करना है, str के लेन की जो वैल्यू है उसी में
जे की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। क्यों? जे से हमारा लूप चल रहा है str2 के लिए, यानी str2 के जे पोजीशन पे जो वैल्यू है, यानी 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो str1 में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके आगे ऐड हो। इसलिए क्या लिखा है, str1 के लेंथ प्लस जे, यानी जो लेंथ है उसकी उसके आगे ये वैल्यू ऐड हो। स्ट्रिंग डिक्लेयर करते समय भी देखा होगा आपने, str1 की साइज मैंने ज्यादा रखी है क्योंकि इसमें str2 के भी कंटेंट्स को मर्ज करना है। और ये लूप जैसे जैसे चलता जाएगा str2 के एक एक एलिमेंट को वह str1 में लेंथ के आगे ऐड करता जाएगा। और क्योंकि मैनुअली हम एक एक कैरेक्टर को उसमें स्टोर करा रहे हैं तो str1 के लास्ट में हमें \0 भी स्टोर करना होगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें और str1 के वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पर। इसको कंपाइल करें, रन करके देखें। सपोज हेलो और सेकेंड स्ट्रिंग में डाल रही हूँ वर्ल्ड। तो str1 का कंटेंट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। एक चीज और देखें, अगर यहाँ मैंने नल कैरेक्टर ऐड किया है, अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या होगा? कई बार आप जानबूझ के गलती करके देखें कि उससे आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है। सॉरी, वर्ल्ड, ठीक है। आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के आगे कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है कि इसके आगे क्या है, या स्ट्रिंग खत्म हो गया तो वो कुछ भी गार्बेज वैल्यूज के आगे प्रिंट कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम मैनुअली सिंगल सिंगल कैरेक्टर को हम पास करते हैं तो हमें लास्ट में \0 भी ऐड करना होगा। तो ये कंकेटनेशन हमने मैनुअली किया, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये string.h हेडर फाइल का एक फंक्शन है strcat, इससे मैं डायरेक्टली कंकेटनेशन कर सकती हूँ। जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने यहाँ 3 स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है, 2 स्ट्रिंग की वैल्यू को रीड करके उसको कंकेटनेट किया था, तो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं किससे, strcat फंक्शन से। तो अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं तो हमें अपने हेडर फाइल में string.h लगाना होगा। तो strcat str1, str2 ये कंकेटनेशन कैसे करता है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उसके आगे सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू अपेंड हो जाती है, यानी दोनों मर्ज होके str1 में वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें तो कितनी आसानी से हो रहा है, यहाँ ना हमें लेंथ निकालने की जरूरत है, ना तो उसको फॉर लूप लगाकर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास कर दें और देख सकते हैं आउटपुट सेम आ रहा है। तो ये बेनिफिट है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन का। string.h में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पहले फंक्शंस इसके देख ले। तो string.h हेडर फाइल में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसे मैंने यहाँ लिखा है। वैसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप हेल्प में जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे strlen का हमने अभी यूज किया, उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे और वो लेंथ रिटर्न कर देता है। इसी तरीके से lwr यानी इसमें अगर हम स्ट्रिंग पास करें तो उस स्ट्रिंग को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कैपिटल में जो जो कैरेक्टर्स हैं या पूरा स्ट्रिंग ही कैपिटल में है तो उसको वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये इसका जस्ट अपोजिट है, strupr स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। strcat का यूज हमने अभी देखा कि एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड कर देता है। strncat ये थोड़ा सा अलग है, इसमें n लगा है। n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आगे अपेंड करना है, ये हमें पास करना होगा, यानी इसमें 2 स्ट्रिंग पास करनी होगी, साथ में वो नंबर पास करना होगा जितने कैरेक्टर्स को आगे उसके अपेंड करना है। strcpy एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। हम डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी नहीं कर सकते हैं, जैसे str1 इक्वल टू str2 हम नहीं लिख सकते हैं, हमें एक एक कैरेक्टर उसमें कॉपी करना होगा। तो इसके लिए फंक्शन है हमारे पास strcpy, इसमें हम 2 स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रिंग में
सेकेंड स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। NCPY यानी इसमें नंबर भी पास करना होगा, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें कॉपी करने हैं ये देखना होगा। फिर strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है ये, अगर दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू इक्वल हो तो यह 0 रिटर्न करता है, और अगर फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा हो तो ये -1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 1 रिटर्न करता है। strncmp ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक कंपैरिजन करना है यह रिटर्न करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है उनको डिस्कस किया है। आपका अब ये होमवर्क है कि आप इन फंक्शंस के बदले खुद का अपना कोड लिखें। जैसे strlen के लिए हम लिख चुके हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, strcat के लिए भी हम लोग लिख चुके हैं। इसी तरीके से बाकी जो इतने फंक्शंस हैं आप खुद का अपना लॉजिक लगाएं और बिना इन फंक्शंस को यूज किए आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्राई करें इन क्वेश्चंस को, और अगर स्ट्रिंग आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।